मैं ये नहीं कहती कि हर कोशिश आपको सफलता देगी, लेकिन कोशिश ही आपको सफलता देगी। सो मेहनत करते रहिए, अपने गोल पे फोकस्ड रहिए और हमेशा कंटिन्यूटी बना के रहिए, रखते रहिए अपनी स्टडी में। सो वेलकम एवरीवन, मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया फैमिली में। आई होप जो चीज़ें हमारे अब तक कवर अप कर ली है, 10 चैप्टर को आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया होगा। आगे की बात हम बात करेंगे आज हमारे चैप्टर 11 की। देखिए, वायुमंडल की जब अवस्थाओं की हम बात करते हैं, हमने 10 चैप्टर तक जो सारी चीज़ें पढ़ी, पृथ्वी की आंतरिक अवस्था से लेकर बाहरी अवस्था के बाद हमने वायुमंडल में जो वायु की पढ़ते, वायुमंडल में कैसे गति होती है, पवनों का मोमेंट किस प्रकार से गति करता है, कोरियोलिस बल कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से कवर कर ली है। तो इसी के बाद हमारा कुछ कॉन्सेप्ट बनता है कि वायुमंडल में जो वर्षा होती है, इन पवनों के द्वारा ही हम कहते हैं मानसून आता है, पवनों का प्रभाव वर्षा पर पड़ता है। तो इन पवनों में क्या ऐसी अवस्थाएं होती है जिसकी वजह से इनका निर्माण होता है या जल ऊपर जाकर, अब आप एक चीज़ कॉन्सेप्ट में समझिएगा, जल आता कहाँ से है वायुमंडल में। देखिए, वायुमंडल में जो भी जल आएगा वो आपके धरातल से ऊपर उठकर वाष्प के रूप में ऊपर ही जाकर वापस पुनः आपके पृथ्वी पर आता है। तो ये एक चक्र चलता रहता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। जैसे हमने पवनों को कहा, ऐसा तो नहीं है कि सारी चीज़ें हर बार नहीं उठती है, नई चीज़ें कुछ नहीं होती, सारी चीज़ों का वापस पुनः चक्रण होता है। जैसे हम कहते हैं कि पृथ्वी का जो निर्माण है, पृथ्वी की जो उत्पत्ति है, वो जिन घटनाओं में हुई है, उन घटनाओं की अवस्थाएं पुनः वापस दोहराई भी जा सकती हैं और वापस हो सकता है कि पृथ्वी में ऐसा विनाशकारी अवसर आए या हम कहे पृथ्वी पूरी ही खत्म हो जाए और पुनः एक नया पिंड का निर्माण हो और वहाँ पे नई मानव प्रजाति का जन्म हो। तो ये घटनाएं, ये परिघटनाएं जो परिचक्रण चलता रहता है, हर स्थिति का कोई ना कोई चक्र, एक सर्किल चलता है। जो चीज़ उठेगी वो वापस अपने अवस्था पे आएगी और उन्हीं अवस्थाओं में एक नए चक्र का निर्माण करेगी। तो ऐसे ही जल चक्र के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जब हम जल चक्र की बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक चीज़ सेट हो जानी चाहिए कि जो पृथ्वी से जो भी जल धरातल से वायुमंडल में जा रहा है, वही जल वर्षा के रूप में हमारा पुनः धरातल पर आ रहा है। ये चीज़ आपको पता चल गई। इसमें क्या गतिविधि होती है, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा आपका वाष्पीकरण। वाष्पीकरण एक जो अवस्था रहती है, वो जल की ठोस अवस्था को हम ये कह सकते हैं जल के द्रव्य अवस्था को ठोस में बदलने का काम करती है। तो जैसे हम ये कह सकते हैं, जैसे आपको पता होगा, आप किसी बर्तन में जल को गर्म करते हैं तो एक अवस्थाएं आपने देखी होगी, जब आप ढक्कन लगा देते तो वो भाप बनकर क्या हो जाता है, वहाँ पर बूंदें बन जाती हैं। अब ये बूंदों का जो क्रिया होती है, ये आपकी संघनन की क्रिया होती है, यानी आपका जो ठोस अवस्था है पुनः द्रव्य अवस्था में आ जाना। यानी सबसे पहले वाष्पीकरण हुआ, वाष्पीकरण के बाद अवस्था क्या बनी, वाष्पोत्सर्जन की बनी। उसके बाद क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन के बाद संघनन की घटना घटित होगी और संघनन होने के बाद क्या बनेंगे, बादलों का निर्माण होगा और वही बादल क्या करेंगे, वर्षा का निर्माण करेंगे। तो ये सारी अवस्थाओं में पवनों की भूमिका सबसे ज़्यादा रहती है, क्योंकि पवनों की ही गति है, या हम ये कह सकते हैं पवनों का ही प्रभाव है जो संघनन की घटना में या हर चीज़ में तापमान, आर्द्रता, दाब और आपका पवन, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, इसको प्रभावित करती है। तो एक एक कॉन्सेप्ट को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में हम ये कह सकते हैं ग्लोसरीज जो हैं, वो परिभाषाएं हम डिस्कस करेंगे उन वर्ड्स की, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, एक इजी मेथड में फ्लो करने लग जाए। क्लियर है? सो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ पॉइंट्स की। जल चक्र, वाष्पीकरण से जल द्रव्य से गैस में बदल जाए, यही अवस्था रहती है। जो द्रव्य जल होता है वो आपका गैसीय अवस्था या ठोस अवस्था में बदल जाता है भाप के रूप में, ये आपका क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। कंडेंसेशन क्या होता है, संघनन क्या होता है, जब वाष्प जल में बदल जाती है और वापस गैस या जल में गैसीय अवस्था में बदल जाए, या हम ये कह सकते हैं जल वाष्प जल में जब बदल जाता है या गैस में बदल जाता है और ठंडी हवा में ये क्या करता है, ठंडी हवा में ये आकर क्या करेगा, एक संघनन की घटनाओं को घटित करेगा। संघनन की घटनाएं कहाँ घटित होगी, वो आपके औसांक में होगी। औसांक क्या कहलाता है, औसांक आपका एक तापमान है, तापमान वाला वह क्षेत्र है जहाँ पे संघनन की क्रिया कंप्लीट होती है, उसे ही हम औसांक कहते हैं। यानी यहाँ पे ठंडी और गर्म हवाओं का, या हम ये कह सकते हैं धाराओं का प्रभाव यहाँ पे दिखाई देता है। तो जो भी ठंडी धाराएं होगी, तो वो जो वाष्प होगा या जल वाष्प होगा, उन ठंडी धाराओं के कनेक्ट में आने की वजह से क्या होगा, संघनन की घटना को घटित करेगा। क्लियर है?
उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट हमारा बनता है संघनन के प्रकार। संघनन के जो प्रकार हैं आपके ओस के रूप में भी होंगे, तुषार के रूप में दिखाई देगा, कोहरे के ये बादल, इनको हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करेंगे। हमारे कॉन्सेप्ट में यही चीज़ें हैं। हमारा चैप्टर कहता है कि वाष्पीकरण कैसे हुआ, संघनन की घटना घटित कैसे हुई, संघनन के प्रकारों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बादल कैसे बने, वर्षण कैसे होती है और पूरे संसार में वर्षाओं का वितरण किस प्रकार से होता है। तो ज़्यादा बड़ा हमारा चैप्टर नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें इसमें दे रखी है। ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी आपको इसलिए लगेगा क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके सुनी हुई होगी, तो इसीलिए हम बेसिक पे बात कर रहे हैं। वाष्पीकरण, सबसे पहले हम वाष्पीकरण की बात करेंगे। तत्व यौगिक का द्रव्य अवस्था से गैसों में परिवर्तनशील वाष्पीकरण कहलाता है। दूसरा वाष्पोत्सर्जन, अनावश्यक जो जल होता है वो वाष्प के रूप से बाहर निकलने लगे, उसे हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इसे हम पोरोमीटर के द्वारा भी पोरोमीटर के द्वारा इसको मापते हैं। ठीक है, ये हो जाता है। यह पौधों में होने वाली एक क्रिया है। नॉर्मली ये वाष्पोत्सर्जन जो क्रिया घटना घटित होती है वो आपके पेड़ पौधों में ज़्यादा होती है। फिर है हमारा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन जो है संघनन, गैस से द्रव्य बनने की परिघटना वाष्पन से विपरीत एक प्रकार का संघनन है। औसांक वह तापमान जहां संघनन की प्रक्रिया शुरू होती है। तो औसांक की जो अवस्था रहती है वो एक तापमान की अवस्था होती है जहां पे आपकी संघनन की घटना घटित होती है। फिर है हमारा वर्षा, वायु में मिला जल वाष्प। अब देखिए वर्षा की डेफिनेशन मैंने क्यों लिखी, क्योंकि कई बार हमारे एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस कर लिया जाता है, वर्षा से आप क्या समझते हैं। तो हम हमारी सिंपल सी लैंग्वेज में ना लिखे एक टर्म्स वाली जब डेफिनेशन आप लिखते हैं तो आप अच्छा स्कोर करते हैं। तो इन वर्ड्स को आप अपने शॉर्ट्स नोट्स बना सकते हैं। हालांकि ये पीपीटी आपको अवेलेबल हो जाएगी, फिर भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। वर्षा, वायु में मिला जल वाष्प शीतल पदार्थों के संपर्क में आने से संघनन के कारण औसांक तक पहुंचता है। जब वायु का ताप औसांक से नीचे गिर जाता है, औसांक से नीचे गिर जाना यानी माइनस, हम ये कह सकते हैं 0 डिग्री से जब ये चीज़ें माइनस में चली जाती है, औसांक बिंदु से जब नीचे गिर जाता है तो जल वाष्प पानी की बूंदें अथवा औसांकों के रूप में हमें क्या ओस के रूप में या ओलों के रूप में धरातल पर गिरने लगती है और इसे ही हम क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं या रेन कहते हैं या बारिश कहते हैं। तो वायु में जो भी हमारा जो जल वाष्प है वो जब शीतल पदार्थों के संपर्क में आएगा तो क्या घटना घटित करेगा, संघनन की घटना घटित करेगा, जिससे और ये औसांक तक पहुंचेगा। और औसांक जो बिंदु होता है हमारा जब माइनस में नीचे गिर जाता है तो यही जल वाष्प क्या करेगा, पानी की बूंदों के रूप में धरातल पर गिरेगी और इसे ही हम वर्षा कहते हैं। क्लियर है। फिर हम बात करेंगे कुछ वर्ड से हमारा आर्द्रता। आर्द्रता क्या होती है, नमी कह सकते हैं हम इसे, ह्यूमिडिटी कह सकते हैं। आप नमी के रूप में भी इसको समझ सकते हैं आर्द्रता को। वायुमंडल में विद्यमान अदृश्य जल वाष्प की मात्रा क्या कहलाती है, हमारी आर्द्रता कहलाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आर्द्रता की। जो भी हमारे वायुमंडल में एक जल वाष्प अदृश्य जो हमें दिखाई नहीं देता, वो जल वाष्प की जो मात्रा होती है वो हमारी आर्द्रता कहलाती है। ये आर्द्रता पृथ्वी से वाष्पीकरण के विभिन्न रूपों द्वारा वायुमंडल में पहुंचती है। तो पृथ्वी से जो भी वाष्पीकरण होता है, जो भी उष्मा पृथ्वी को मिलती है, पृथ्वी से जो भी उष्मा उस जल तक पहुंचती है उसकी वजह से जल वाष्प बनता है। तो जल वाष्प की वो अदृश्य अवस्था वो हमारी आर्द्रता कहलाती है, जिसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं या नमी कहते हैं। निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है, निरपेक्ष आर्द्रता यानी वायुमंडल में मौजूद वो सभी जल वाष्प की वास्तविक मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। जो एक्यूरेट मात्रा कहलाती है वो आपकी निरपेक्ष आर्द्रता कहलाती है। आयतन एक शब्द आएगा आपके पॉइंट्स में। देखिए मैं इन सारे पॉइंट्स को आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि हमारे चैप्टर में ये वर्ड्स आएंगे। जब इनका डेफिनेशन ही आपको पता नहीं होगा तो ज्योग्राफिकल लेवल पे आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। तो हम इस चीज़ों को पहले ही सिंप्लीफाई कर रहे हैं जहाँ पे भी ये वर्ड्स आपको लिखे हुए होंगे, जल वाष्प, संघनन, ताकि बार बार आप उस चीज़ों को समझ के कन्फ्यूज ना हो। इसीलिए मैंने आपको ये सिंपल नोट्स पहले से क्रिएट कर दिए हैं। इस बुक में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस नोट्स में आपको अवेलेबल हो जाएंगे, सिंपल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। तो आप क्या कीजिएगा, आप पॉसिबल हो तो इन नोट्स को अपने नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा आपका ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आपको आसान लगेगा और आप इसको अच्छे से समझ भी पाएंगे और आप सारे क्वेश्चन आंसर को भी कर पाएंगे। आयतन का जो मात्रक होता है वो आपका ऐसा ही होता है, आपने पढ़ा भी होगा, साइंस में पूछा भी जाता है, 10th में ये चीज़ें भी थी। साइंस तो आपके 10th तक थी ही। तो फिजिक्स का पार्ट हमारे ज्योग्राफी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसीलिए मैंने आपको कहा था साइंस इज़, हम ये नहीं कह सकते कि ज्योग्राफी इज़ अ हिस्ट्री या ज्योग्राफी इज़ अ पॉलिटी। ज्योग्राफी इज़ अ साइंस।
हम सिंपल सा कह सकते हैं। और फिजिक्स के कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आते हैं, तो हम इन चीज़ों को इसीलिए अच्छे से कवर अप कर रहे हैं, क्योंकि ज्योग्राफी हमारे लेवल पे एक साइंटिफिक सब्जेक्ट हो जाता है। टू द पॉइंट्स चीज़ों पे रिलेट करके जब ये बात करता है तो काफ़ी चीज़ें इसकी हमें अंडरस्टैंडिंग बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो ये हमारा आयतन, किसी पदार्थ द्वारा घेरा हुआ जो स्थान होता है वो आपका आयतन कहलाता है, जिसमें आपकी हम ये कह सकते हैं लंबाई, 10 मिनट, आपकी 1 मिनट, आपकी लंबाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, जो एवरेज होता है आपका किसी पदार्थ का पूरा घिरा हुआ भाग, वो आपका आयतन कहलाता है। तो आयतन से आप कंफ्यूज मत होइएगा, जब आपको वायु की आयतन बताया जाए तो वायु का जो अवस्था है, वायु का जो पूरा घिरा हुआ भाग है वो आपका आयतन कहलाएगा। उसमें आपकी हम ये कह सकते हैं बराबर तापमान होगा, बराबर आर्द्रता होगी, एक अवस्था जो पूरी बराबर रहेगी वो हमारा आयतन कहलाएगा। फिर है हमारा जल वाष्प, पानी की गैसीय अवस्था, अदृश्य वायुमंडलों में इसकी मात्रा लगातार परिवर्तनशील होती है। द्रव्य अवस्था में पानी में जब जल वाष्प का निर्माण होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। क्लियर है। फिर है हमारा संघनन, इसको मैं कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं आपको अच्छे से वापस कवर अप करवा रही हूँ कि जो हमारा जल वाष्प की जो द्रव्य अवस्था है उसका क्या होता है, पुनः परिवर्तित होकर एक ऊर्ध्वपातन अवस्था में आ जाती है। ऊर्ध्वपातन एक शब्द आपको दिखाई देगा आपके पॉइंट में, उसकी डेफिनेशन है, यह एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैसों में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि कपूर का गैस अवस्था से सीधे वाष्प में उड़ जाना। तो कपूर की जो ठोस अवस्था है, जस्ट मिनट, कपूर की ठोस अवस्था से पुनः सीधे वाष्प में। तो ऊर्ध्वपातन की जो प्रक्रिया होती है वो आपकी एक भौतिक रासायनिक घटना होती है। जैसे हमारा कपूर अगर खुले में छोड़ेंगे तो वो वाष्प बनकर, या हम कह सकते हैं वो उड़ जाता है, तो इसी अवस्था को हम ऊर्ध्वपातन की अवस्था कहते हैं। यानी जो भी पदार्थ है वो अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, यही चीज हमारी ऊर्ध्वपातन कहलाती है। एक है हमारा संतृप्त विलयन, जब कोई पदार्थ विलय पदार्थ अधिकतर मात्रा में विलय में घुल जाता है तो इस मात्रा का विलय क्या होगा, अधिक विलय घुलने की क्षमता में विलयन को कर देगा। इसकी वजह से जैसे कि एक अवस्था है, जैसे कोई पदार्थ है, इस पदार्थ की जो मात्रा है, मात्रा में जब कोई घुलन होता है, घुलन वाला जो पदार्थ है उसकी जो मात्रा है उसमें हम ये कह सकते हैं विलयन की मात्रा जब अधिक हो जाती है, या घुलनशील पदार्थों की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो उसकी जो उसमें अधिक विलयन की क्षमता हो जाती है। और विलयन, इसी को हम क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन। यानी जितना उसको नीड है एक घुलने की अवस्था में उतनी ही वो विलयन करता है, बाकी के पदार्थों को वो क्या कर देता है, वही ठोसी अवस्था में रखता है, वो आपका संतृप्त विलयन कहलाता है। जहाँ घुलनशील प्रक्रिया अवस्था हम कह सकते हैं कि जब कोई विलेय पदार्थ अधिकतम मात्रा तक विलयन में घुल जाता है, अर्थात इस मात्रा के बाद विलय में और अधिक विलय को घोलने की क्षमता न हो, तो ऐसे विलयन को हम क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन कहेंगे, जिसमें घुलने की क्षमता खत्म हो जाती है। या एक एवरेज, जिसकी हम एक रासायनिक भौतिक प्रक्रिया हम या संगठन की बात करें तो उसमें जो क्वांटिटी उसकी रहती है विलयन की, उस क्षमता के बाद वो घुलता नहीं है, वो पदार्थ एज इट इज रह जाता है। उसी जिस अवस्था में वो पदार्थ रहता है उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। एक हमारा औसांक, जिस आपको पता है मैंने औसांक के बारे में भी बताया था, तो उसको एक अवस्था के रूप में मान लेते हैं कि जहाँ वह तापमान होगा औसांक जहाँ पे आपके संघनन की घटना घटित होगी। तो जिस तापमान पर जल वाष्प संघनित होकर जल के रूप में बदल जाते हैं, यह अवस्था जो होती है वो सापेक्ष आर्द्रता पर निर्भर करती है। सापेक्ष आर्द्रता आपको पता होगा, जो आपका वास्तविक जल वाष्प होता है या वास्तविक आर्द्रता पाई जाती है जल वाष्प की, उसे हम सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। जैसे कि निश्चित तापमान पर निश्चित आयतन वाली हवा तथा उसमें मौजूद आर्द्रता की वास्तविक स्थिति को ही हम क्या कहते हैं, सापेक्ष आर्द्रता। यानी जिसमें निश्चित आयतन होगा या जिसमें निश्चित हवा, आयतन वाली हवा होगी, और जिसमें मौजूद आर्द्रता की वास्तविक स्थिति को हम क्या कहेंगे, सापेक्ष आर्द्रता कहेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सापेक्ष आर्द्रता बराबर वास्तविक आयतन वाली हवा प्लस मौजूद वास्तविक आर्द्रता।
आर्द्रता, ये हमारा क्या कहलाता है? सापेक्ष आर्द्रता कहलाता है। यानी जितना भी वायु का वास्तविक आयतन होगा और वायु की जो सापेक्ष वास्तविक आर्द्रता होगी, सापेक्ष आर्द्रता होगी, वही हमारी सापेक्ष, या हम कह सकते हैं वायु की जो वास्तविक आर्द्रता उसमें मौजूद रहेगी, उन दोनों का जो बल रहता है उसे ही हम सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। वृष्टि छाया प्रदेश एक शब्द आएगा, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको थोड़ा सा समझाया था इसके बारे में। देखिए कि भारत के कॉन्सेप्ट में जब हम बात करते हैं, पश्चिमी तट से हमारा मानसून आता है, ये चीज़ आपको अच्छे से पता है। नहीं पता है तो जब हमारी इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी हम करेंगे उसमें हमारे मानसून की कॉन्सेप्ट को हम बहुत ही डिटेल से कवर करेंगे। लेकिन आप एक कॉन्सेप्ट समझिए, जब हमने कहा कि भारत की ये अवस्था है, देखिए हमारा भारत है, यहाँ हमारा बंगाल की खाड़ी, यहाँ हमारा अरब सागर, यहाँ हमारा बंगाल की खाड़ी, तो हमारा जो हिंद महासागर के ये दोनों हैं, यहीं से हमारे क्या होता है, यहीं से हमारी वर्षा का या हम कह सकते हैं कि जो स्थल समीर या जल समीर जो हमने पढ़ी थी, तो हवाओं से जो अवस्थाएं बनती हैं, तो ये हवाएं, नमी भरी हवाएं क्या होगी, जब स्थल की तरफ मोड़ेगी तो अपने साथ जो जल लेके आती है उससे ही ये वर्षा करती है, और इसी अवस्था को हम मानसून कहते हैं। तो पवनों का प्रभाव इस पर ज़्यादा पड़ता है, यही पवनें जो होती है यही बारिश का कारण बनती है। तो जब ये यहाँ पर पहुँचती हैं तो यहाँ पर इनमें बहुत ज़्यादा नमी होती है, तो यहाँ पर दो घाट बने हुए हैं, एक है हमारा पश्चिमी घाट, एक है हमारा पूर्वी घाट। तो कहते हैं पूर्वी घाट में जो इन बादलों का जब प्रवेश होता है तो ये पर्वत जो हैं बहुत ही ऊंचे ऊंचे, आपको पता होगा यहाँ हमारे कर्नाटका की साइड या उड़ीसा की साइड, ये हमारी जो तटीय क्षेत्र हैं, इन कोस्टल एरियाज़ में पर्वतों की जो अवस्था है वो ऊंची चोटियों की वजह से ये बादल क्या करेंगे, उसको टकराएंगे, तो इससे हम पवन समूह कहेंगे। तो ये पवन टकरा के इन्हें हम क्या कहेंगे, पवन समूह कहेंगे, जहाँ पर ये बादल टकराने की जो हवाओं की किसी भी स्थान से टकराने की जो अवस्था कहलाती है वो हमारी पवन समूह कहलाती है, और जिनसे टकराए बिना उसके पैरेलल चल जाना उसे हम क्या कहेंगे, पवन विमुख कहेंगे। तो पवनें जब यहाँ से प्रवेश करती है तो वो यहाँ के पर्वतों से टकराती है, तो यहाँ पे टकरा के वहाँ पे सारी वर्षा जल को खाली कर देती है, जिससे यहाँ पे 250 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। ये हमारा मानसून का प्रवेश कहलाता है। तो इसी अवस्था के कारण यहाँ पे अच्छी बारिश हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे पवनें अपनी विमुख की ढाल पे चलेगी, यानी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जब ये पुनः इधर की तरफ प्रवेश करेगी तो इनके पास ह्यूमिडिटी या हम सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये पवनें क्या करती हैं, पूर्वी घाट में बारिश नहीं कर पाती। तो पूर्वी घाट में बारिश न के बराबर या शून्य के बराबर होती है, और यहाँ जो बारिश होती है वो आपकी चक्रवातों के कारण, उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो हमने देखे थे उसके कारण हमने पढ़ा था कि चक्रवात बंगाल की खाड़ी में सितंबर तक आते आते क्या करते हैं, बहुत गर्म हो जाते हैं, और यहीं से जो चक्रवात उड़ते हैं इसी के कारण इन तटीय क्षेत्रों में क्या होती है, बारिश होती है। तो इसी रीजन का, इनका जो रीजन है इधर बारिश होने का पूर्वी तटीय क्षेत्रों में, इसका कारण है हमारा चक्रवातों का निर्माण, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का निर्माण या उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण। तो वृष्टि छाया प्रदेश हमारा यही कहलाता है कि जब पवन सम्मुख चलकर यहाँ पे टकराती है तो यहाँ बादल क्या हो जाते हैं, पूरे अपने जल को खाली कर देते हैं, और ये बादल जैसे जैसे पवनों के साथ इधर पवन विमुख अवस्था में आएंगे, ये पूर्वी घाट है, यहाँ सापेक्ष आर्द्रता पूर्णतः घट जाती है और इसीलिए यहाँ पे बारिश नहीं होती है। तो इसी क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश, और इसे हम कहेंगे वृष्टि प्रदेश। क्लियर है वृष्टि छाया प्रदेश। तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे जिनको हमें डिटेल से समझना बहुत ज़रूरी था। आई होप आपको अवाष्पन, संघनन, वाष्पोत्सर्जन, ओसांग क्या होता है, सापेक्षिक आर्द्रता क्या होती है, और उसी के साथ हमारा जो आयतन की अवस्था थी वो क्या होती है, और एक संतृप्त विलयन क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। इन्हीं से हमारा चैप्टर क्लियर हो जाता है। तो अब हम चैप्टर पे आगे बढ़ेंगे। अगर किन्हीं को इन नोट्स की नीड है, उनको हमारी पीडीएफ हमारी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी ये पीडीएफ, और हमारा जो ऐप बना हुआ है वहाँ पे भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। सो बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। आप पढ़ चुके हैं कि हवा में जल वाष्प मौजूद होती है, इससे वायुमंडल के आयतन में 0 से लेकर 4% तक की भिन्नता पाई जाती है। मौसम की परिघटना में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। जल वायुमंडल में 3 अवस्थाओं जैसे कि गैस, द्रव और ठोस के रूप में रहता है। तो जल की जो अवस्था है वायुमंडल में 3 रूप में रहती है, ये चीज़ हम कवर कर चुके हैं। ठोसीय अवस्था, द्रव्य अवस्था और गैस के रूप में वायुमंडल में इसकी उपस्थिति रहती है। तो वायुमंडल में आर्द्रता जलाशयों से वाष्पीकरण तथा पौधों में वाष्पोत्सर्जन से प्राप्त होती है। तो पौधों से क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, और जलाशयों से हमारा वाष्पीकरण, क्योंकि जल पर जो सूर्य की किरणें पड़ती है उसको क्या कर देती है, वाष्प के रूप में जल को बदल देती है। तो ये हमारी वाष्पीकरण की घटना होती है।
वाष्पोत्सर्जन और वायुमंडल में जो ह्यूमिडिटी पाई जाती है, जो परतें पाई जाती है वायु में, उनकी नमी के कारण हमें जल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार वायुमंडल, महासागरों तथा महाद्वीपों के बीच जल का लगातार आदान प्रदान होता है। यही जल चक्र कहलाता है। वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन और वर्षा की प्रक्रिया द्वारा होता है। तो सबसे पहले वाष्पीकरण, फिर वाष्पोत्सर्जन, फिर संघनन की घटना, फिर वर्षा की प्रक्रिया को पूर्ण करता है। ये सारे कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं। इनको क्या कहेंगे, इनकी सारी डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, आई होप। हवा में मौजूद जल वाष्प को आर्द्रता कहते हैं। मात्रात्मक दृष्टि से इसे विभिन्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प की वास्तविक मात्रा को ही निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। तो जो भी वायुमंडल में जो भी हमारा जल वाष्प की जो एग्जैक्ट वास्तविक जो मात्रा होगी, उसे ही हम क्या कहेंगे, उसे ही हम निरपेक्ष आर्द्रता कहेंगे। यह हवा के प्रति इकाई आयतन में जल वाष्प का वजन है एवं इसे ग्राम प्रति घन मीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है। सापेक्ष निरपेक्ष जो हमारी अवस्थाएं थी, हमने सापेक्ष आर्द्रता देखी थी, और निरपेक्ष आर्द्रता की जल वाष्प की मात्रा है और ग्राम प्रति घन मीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है। हवा द्वारा जल वाष्प को ग्रहण करने की क्षमता पूरी तरह से तापमान पर ही निर्भर होती है। निरपेक्ष आर्द्रता जो है पृथ्वी की सतह पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है। दिए गए तापमान पर अपनी पूरी क्षमता की तुलना में वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता के प्रतिशत को हम सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। हवा के तापमान के बदलने के साथ ही आर्द्रता को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है तथा सापेक्ष आर्द्रता को भी प्रभावित होती है। यह महासागरों के ऊपर सबसे अधिक तथा महाद्वीपों के ऊपर सबसे कम बहती है। तो हम ये कह सकते हैं महासागरों पर जो है हमारी आर्द्रता वो ज़्यादा क्यों पाई जाती है, क्योंकि महासागरों की जो अवस्था है देरी से गर्म होना, देरी से ठंडा होना, और इसी के साथ जो हमारी स्थिति बनती है जलीय क्षेत्र, क्योंकि यहाँ से हमारी आर्द्रता ज़्यादा बनती है, नमी ज़्यादा होगी क्योंकि वहाँ पे जल की मात्रा पाई जाती है। स्थलकण चूँकि हम ये कह सकते हैं धरातल हमारा जल के अभाव में रहता है, तो इसके कारण यहाँ पे आपको कम आर्द्रता देखने को मिलेगी। तो महाद्वीपों के ऊपर सबसे कम होती है। एक निश्चित तापमान पर जल वाष्प से पूरित हवा को संतृप्त कहा जाता है। तो संतृप्त क्या होता है कि जो भी हमारा निश्चित तापमान होगा, निश्चित तापमान पर जल वाष्प की जो पूरी तरह से जो पूरित हवा होती है, एक पूरी अवस्था जो होती है, उसे हम संतृप्त कहते हैं, यानी तृप्त हो जाना उस चीज़ से। तो हम उससे भी ले सकते हैं। तो जो भी हवाएं वहाँ पे घटित होती है एक संतृप्त अवस्था में पाई जाती है, और ये आपकी निश्चित तापमान पर जल वाष्प की पूरी तरह से जो भी हवाएं होगी वो आपकी संतृप्त कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि हवा इस स्थिति में दिए गए तापमान और अधिक आर्द्रता को ग्रहण करने में सक्षम नहीं है। तो हवा के यही है संतृप्त विलयन क्या होता है, जैसे इसीलिए मैंने आपको संतृप्त विलयन समझाया था। संतृप्त विलयन से तात्पर्य है कि जो भी पदार्थ में घुलनशील प्रक्रिया या घुलन की जो घटना है वो एक लेवल पे खत्म हो जाती है। अन्य पदार्थ जब हम ज़्यादा डालते हैं तो वो घुलन नहीं कर पाते, तो इसी अवस्था को हम कह सकते हैं संतृप्त अवस्था। तो यहाँ पे हवाओं में संतृप्त अवस्था क्या होगी कि जो भी तापमान होगा या उसकी आर्द्रता को वो ग्रहण करने में सक्षम नहीं रहेगा। इसी अवस्था के कारण एक प्रतिदर्श जैसी अवस्था बनती है जिसे तापमान पर संतृप्तता आ जाती है, और यही हमारा औसांक कहलाता है। यानी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जहाँ टेम्परेचर की अवस्था खत्म हो जाती है और वह अधिक ऊष्मा को ग्रहण नहीं कर पाता, और यहाँ पे वो क्या करेगा, संघनन की घटना को घटित करना शुरू कर देगा। यही हमारा औसांक बिंदु कहलाता है। यानी जिस टेम्परेचर पर आके या जिस अक्षांश पर या जिस तापमान पर आके एक अवस्था में हवाओं की संतृप्त अवस्था आ जाती है और यहाँ से हवाएं और ऊष्मा को, या हम ये कह सकते हैं और वाष्प को बना नहीं सकती, उस अवस्था में वो वहाँ पे कंडेंसेशन की घटना को घटित कर देगी। तो औसांक संघनन की घटना को घटित करने वाला स्थान बिंदु कहलाता है। क्लियर है? अब हम बात करेंगे कि वाष्पीकरण तथा संघनन होता क्या है। इसकी डेफिनेशन नॉर्मल लैंग्वेज में हमने अच्छे से समझ ली। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा वाष्पीकरण तथा संघनन के कारण क्रमशः घटित बढ़ती रहती है तथा वाष्पीकरण वह क्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव्य से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। वाष्पीकरण का मुख्य कारण ताप है। जिस तापमान पर जल वाष्पीकृत होना शुरू करता है उसे ही हम वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो जल जहाँ पे वाष्पीकृत होगा, हम ये गुप्त ऊष्मा को भी समझ चुके हैं। संघनन की गुप्त ऊष्मा हमने देखी थी, एक अवस्था जब होती है, लास्ट जब हमने चक्रवातों के बारे में पढ़ा था तो हमने संघनन की गुप्त ऊष्मा देखी थी, जो कि आपके शीतोष्ण चक्रवात को घटित करने में भूमिका निभाते हैं। ये अवस्था क्यों बनती है, जब जल बूंदों के रूप में वाष्प एक 100 डिग्री सेल्सियस पे जब हम किसी चीज़ को ऊष्मा को गर्म करते हैं, एक स्तर वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, फिर उसका बिंदु घिरने लग जाता है और इसी अवस्था में वो वापस कंडेंसेशन की घटना को घटित करता है और वाष्प जो है वो बूंदों के रूप में वापस हमें प्राप्त
हो जाती है। तो इसी अवस्था के कारण वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा इसे हम कहते हैं जब तापमान जल वाष्पीकृत होना शुरू हो जाता है। दिए गए हवा के अंश में जल को अवशोषित करने एवं धारण रखने की क्षमता तापमान में वृद्धि के साथ ही बढ़ती है और उसी प्रकार यदि आर्द्रता कम है तो हवा में भी नमी को अवशोषित करने तथा धारण करने की क्षमता होती है। तो हवा की गति संतृप्त परत को असंतृप्त परत के द्वारा हटा दी जाती है। इस प्रकार हवा की गति जितनी तीव्र होगी वाष्पीकरण उतना ही तीव्र होगा। तो हवा का यहाँ पे आपको पता चल गया, इसीलिए हमने वायुमंडल में पवनों को सबसे पहले पढ़ा था। इसी कारण हम अब उसकी हम ये कह सकते हैं एक कंडेंसेशन की जो अवस्था है या वाष्पीकरण की जो स्थितियां बन रही हैं उसमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। जस्ट अ मिनट। जल वाष्प का जल के रूप में बदलना संघनन कहलाता है। ऊष्मा का ह्रास ही संघनन का कारण होता है। जब आर्द्र हवा ठंडी होती है तब उसमें जल वाष्प को धारण रखने की क्षमता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। प्लीज इस लाइन को अंडरलाइन कर ले। संघनन का प्रमुख कारण यही है कि जब जो हवाएं होंगी उसमें आर्द्रता हवाएं जब वो ठंडी होती हैं उन हवाओं में जल वाष्प को और धारण करने की क्षमता कठिन, क्योंकि इनकी जो आर्द्र या इनकी अवस्था जो है वो ठंडी अवस्था है, जिसके कारण क्या होगी वो ऊष्मा को धारण नहीं कर पाएगी और वहां पे संघनन की घटना घटित हो जाती है। तब अतिरिक्त जल वाष्प द्रव्य में क्या करेगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ एक बादल है, इसमें जितना हम ये कह सकते हैं संघनन जल वाष्प की ग्रहण करने की, क्योंकि पवनें इन बादलों को ही लेके आती हैं, पवनें ही लाने का कार्य करती है। तो जो पवनें हैं यहाँ से मान लेते हैं ठंडी हवा और एक गर्म हवा। गर्म हवा तो ऑब्वियस सा है कि वो वाष्प को रोकने का कार्य करेगी ही करेगी, लेकिन जैसे जैसे इनका भी प्रभाव इन पर पड़ता है तो इन अवस्थाओं के कारण जो वाताग्र क्षेत्र हमने पढ़ा था, इन अवस्थाओं में क्या होता है एक क्षमता खत्म हो जाती है। एक लेवल जब होता है जिसमें हम ये कह सकते हैं संतृप्त लेवल आ जाता है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा ऊष्मा इसको मिल रही है या हम ऐसा जल वाष्प जो उसको मिल रहा है वो उसको क्या करेगा, संघनन करना शुरू कर देगा। और संघनन की अवस्था जब होगी तो इससे बूंदों का निर्माण हो जाएगा और ठोस से वापस क्या अवस्था आ जाएगी, द्रव्य अवस्था आ जाएगी। इसी कारण इसे वर्षा कहते हैं। और ऊर्ध्वपातन की अवस्था हम अच्छे से समझ चुके हैं। तो ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं ये भी आप समझ चुके होंगे। जब आर्द्र हवा ठंडी होती है तो उसमें जल वाष्प को धारण करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, तब अतिरिक्त जल वाष्प द्रव्य में संघनित हो जाता है और जब यह सीधे ठोस रूप में परिवर्तित होता है तो उसे ही हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ठोसी अवस्था जो रहती है वो परिवर्तित हो जाती है और वापस पुनः जलीय अवस्था में आ जाता है, उसी अवस्था को हम ये ऊर्ध्वपातन की अवस्था कहते हैं। स्वतंत्र हवा में छोटे छोटे कणों के चारों ओर ठंडा होने के कारण क्या होता है, संघनन होता है। तो जो भी हवाएं, देखिए अब बादल कैसे बनते हैं, बादल धूल कणों और इन हवाओं इन संघनन का ही कार्य होता है। बादलों में यही अवस्थाएं पाई जाएगी। बादलों में ये धूल कण और मिट्टी कण के जो बीच का केंद्रक क्षेत्र कहलाता है, उन केंद्र के चारों ओर जो जल वाष्प बनता है वही हमारा संघनन का कार्य करता है। तो स्वतंत्र हवा जब छोटे छोटे कणों और चारों ओर ठंडा के कारण संघनन होता है, तब इस छोटे छोटे कणों को संघनन केंद्रक कहा जाता है। तो जो भी छोटे कण ठंडे होकर एक संघनन की घटना करते हैं उन्हें ही हम संघनन केंद्र कहते हैं। खासकर धूल, धुआं तथा महासागरों के नमक के कण अच्छे केंद्रक होते हैं क्योंकि वे पानी को अवशोषित करते हैं। संघनन उस अवस्था में भी होता है जब आर्द्र हवा कुछ ठंडी वस्तुओं के संपर्क में आ जाती है और उस समय भी हो सकता है जब तापमान औसांक के नजदीक होता है। क्लियर है, ये चीज़ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कही है कि जो भी हमारे संघनन का केंद्रक बनेगा वहीं से हमारा अवस्थाओं में परिवर्तन होगा और या तो ये तापमान में औसांक केंद्र पर पहुंचेगी अवस्था, या फिर आपके हम ये कह सकते हैं कि जो भी कण होते हैं इन छोटे छोटे कणों के संघनन से वो केंद्रक बनता है। इस प्रकार संघनन ठंडा होने की मात्रा तथा हवा के सापेक्ष आर्द्रता पर निर्भर होता है। संघनन हवा के आयतन, ताप, दाब तथा आर्द्रता से प्रभावित होता है। तो कौन कौन सी चीज़ें इसको प्रभावित करेगी, एक आपका आयतन, एक आपका टेम्परेचर और एक आपका दाब और आर्द्रता। तो चार चीज़ें इसको संघनन की हवाओं के कारण आयतन में प्रभाव रहेगा, आपके तापमान में प्रभाव रहेगा, आपके हम ये कह सकते हैं आर्द्रता पर प्रभाव रहेगा और आपके दाब पर प्रभाव पड़ेगा। संघनन तब होता है जब वायु का आयतन नियत हो। अब इसके कारण क्या है, यह इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। संघनन के प्रमुख कारणों को बारे में बताइए, संघनन की घटना क्यों घटित होती है, इसके प्रमुख कारण क्या है। तो आप क्या लिखेंगे, वायु का आयतन नियत होता है तथा तापमान औसांक तक गिर जाते हैं, या फिर औसांक तक यानी माइनस में जब चला जाता है टेम्परेचर, ठंडा एक अवस्था जब पाई जाती है तो संघनन की घटना होती है। वायु का आयतन तथा तापमान दोनों ही कम हो जाएं,
वाष्पीकरण द्वारा वायु में और अधिक जल वाष्प प्रविष्ट हो जाए। फिर भी हवा के तापमान में कभी संघनन के लिए सबसे अच्छी अवस्था रहती है। तो तापमान में जब कमी होगी तो संघनन की सबसे अच्छी अवस्था बनेगी। संघनन के बाद वायुमंडल की जल वाष्प या आर्द्रता निम्नलिखित में से किसी एक रूप में परिवर्तित हो जाती है: ओस, कोहरा, तुषार या बादल। स्थिति एवं तापमान के आधार पर संघनन के प्रकारों को वर्गीकृत किया जाता है। तो ये संघनन की अवस्थाएं किस में बदलती है? या तो आपको ओस रूप में दिखेगी, या आपको कोहरे के रूप में दिखेगी, या तुषार एवं बादल के रूप में दिखेगी। तो यहाँ स्थिति एवं तापमान के आधार पर एवं संघनन के प्रकारों को वर्गीकृत किया जाता है। संघनन तब होता है जब ओसांक जमाव बिंदु से नीचे होता है तथा जब तक भी संभव है तब तक ओसांक जमाव बिंदु से ऊपर होता है। जो हम बात कर रहे थे संघनन की, कंडेंसेशन की जो घटना घटित होती है, इसमें प्रमुख कारण होंगे जो अवस्था बनेगी: ओस, कोहरा, तुषार और बादल। ये चारों अवस्थाएं हम इसे प्रकार भी कह सकते हैं या इनके कारण भी समझ सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों की घटनाओं का जो घटित होना, ये हमारे तापमान को भी प्रभावित करता है और बादलों के प्रभाव को भी महत्वपूर्ण बताता है। तो वो स्थिति जो है हमारी, तापमान के आधार पर संघनन के प्रकारों को वर्गीकृत किया जाता है। संघनन तब होता है जब ओसांक जमाव बिंदु से नीचे हो जाता है। तो जो हमारी नीचे, हम ये कह सकते हैं एक जमाव बिंदु, यानी आप ऐसा मान लीजिए, जब जमाव कब होगा? जब हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब अवस्थाएं रहती है तो हमारी जमाव बिंदु होती है, और उसके बाद वो माइनस की अवस्थाएं चलती है, यानी टेम्परेचर हमारा बहुत ज़्यादा डाउन में चला जाता है। ये हम कह सकते हैं तापमान का घटना। तथा तब ये संभव होता है जब ओसांक जमाव बिंदु से ऊपर होता है। अब हम बात करेंगे ओस की। अब ये सभी घटनाएं, ओस कैसे होती है, बादल कैसे बनते हैं, कोहरा या कुहासा जिसे हम कहते हैं, वो कैसे घटित होते हैं, तो ये संघनन के ही प्रकार हैं। संघनन की घटना घटित होती है जब जल है आपका ओस के बूंदों के रूप में। आपने देखा होगा पृथ्वी जल्दी गर्म होती है, जल्दी ही ठंडी होती है। तो रात्रि के समय जो होता है पृथ्वी की अवस्था ठंडी रहती है। इसकी वजह से ये जो धरातल पर जो भी या तो आप कह सकते हैं पेड़ पौधों पर, या फिर आप ये भी कह सकते हैं, हमने देखा होगा ओस की बूंदें बन जाती है, छोटी छोटी पेड़ पत्तियों पर बूंदें आपने देखा होगा जम जाती है। शीत ऋतु में तो ये बहुत आसानी से दिखाई देती है। तो ये कोहरे की अवस्था, ये सभी अवस्थाएं हमारी ऋतुओं के आधार पर भी हम देख सकते हैं। तो इनके कारण संघनन से ये जो घटनाएं घटित होती हैं, ओस की अवस्थाओं का प्रभाव कैसे रहता है संघनन से? जब आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में संघनन केंद्रकों पर संघनित न होकर वो ठोस वस्तु जैसे पत्थर हो गया, घास हो गया, पौधे, पत्तियों की ठंडी सतहों पर पानी की बूंदों के रूप में जम जाती है, तो इन्हीं हम ओस के नाम से जानते हैं। और इससे बनने के लिए सबसे उपयुक्त अवस्था क्या होगी कि साफ आकाश होगा, शांत हवाएं होगी, उच्च सापेक्ष आर्द्रता पाई जाती है, ठंडी व लंबी रातें होती हैं। ओस के बनने के लिए आवश्यक है कि ओसांक जमाव बिंदु से ऊपर हो। तो ओस की अवस्था का प्रमुख कारण क्या होगा? ओस की अवस्था जब ओसांक बिंदु से ऊपर हमारा जमाव रहेगा। तो ओसांक जमाव बिंदु से हम ये कह सकते हैं ऊपर होता है, तो इस अवस्था में हमारे ओस की घटना घटित होती है। ये देखिए बूंदे किस प्रकार से हम ये कह सकते हैं पत्तियों पर जमी हुई आप देख सकते हैं। फिर है हमारा तुषार। तुषार ठंडी सतहों पर बनता है जब संघनन तापमान के जमाव बिंदु से 0 डिग्री से भी नीचे चला जाए, तब ये अवस्था होती है। जमाव बिंदु पर या तो नीचे होता है, देखिए ओस कैसे जम जाती है, एक बर्फ़ की हम ये कह सकते हैं, पत्तियों पर आपने देखा होगा बर्फ़ जम जाती है, तो ये हमारी तुषार कहलाता है। और अतिरिक्त नमी पानी की बूंदों की बजाय छोटे छोटे बर्फ़ के रवों के रूप में जम जाती हैं। उछले जो तुषार के बनने की सबसे उपयुक्त अवस्थाएं हैं, ओस के बनने की अवस्थाओं के समान ही हैं, केवल हवा का तापमान जमाव बिंदु से या उससे नीचे होना चाहिए। तो हवाएं जो होगी वो आपकी बहुत कम बहेगी, हवाओं का प्रवाह शून्य रहेगा। बहुत ज़्यादा ठंड में आप ये अवस्था देख सकते हैं। शीत ऋतु में आपने देखा होगा जाड़े के समय जो अवस्थाएं रहती हैं, पत्तियों पर आपको बर्फ़ दिखी हुई मिलती है। आप जब अगर भारत के नॉर्थन साइड में जाएंगे तो अभी के टाइम में हम ये कह सकते हैं वहाँ आपको ओस और तुषार बहुत आसानी से देखने को मिल सकती है। कोहरा और कुहासा, जब बहुत अधिक मात्रा में जल वाष्प से भरी हुई वायु सहती अचानक नीचे की ओर आती है और छोटे छोटे धूल के कणों के ऊपर संघनन की प्रक्रियाओं को करना शुरू कर देती है। इसीलिए वहाँ पे क्या होता है, एक कोहरे जैसा एक बादल बनता है जिसके आधार पर या सतह पर बहुत नज़दीक होता है, जिसका आधार जो होता है वो सतह के नज़दीक होता है। और कोहरा तथा या कुहासा का जो दृश्य है कम से शून्य तक का हो सकता है। तो ये कुहासा जो है आपको पर्वतीय क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलेगा। और आपने देखा होगा दिल्ली के
साइड में जब आप इसी सीज़न में दिसंबर एंड जनवरी के टाइम आप रोज़ कोहरे को देख सकते हैं। तो ये कारण कहीं ना कहीं जो है हमारा जल वाष्प से भरी हुई जो वायु सहती है वो अचानक जब नीचे आती है तो उसी अवस्थाओं में एक संघनन की घटना घटित करती है और ये कोहरे के रूप में धूल कणों के साथ कोहरा बना लेती है। नगरीय औद्योगिक केंद्रों में धुएं की अधिकता के कारण केंद्रकों की मात्रा में भी अधिकता होती है। केंद्रक आपके धूल के कण ही होते हैं, तो इनकी मात्रा यहाँ पे बढ़ जाती है, क्योंकि जो पॉल्यूशन से जो भी पदार्थ निकलते हैं या प्रदूषण से जो भी पदार्थों की अवस्थाएं बनती है उसमें हम ही कह सकते हैं कोहरे की स्थिति ज़्यादा बनती है। कोहरे के कारण केंद्रकों की मात्रा में भी अधिकता होती है, जो कोहरे और कुहासों के बनने में मदद देती है। ऐसी स्थिति को जिससे कोहरा तथा धुआं सम्मिलित है रूप से बनते हैं और धूम्र कोहरा कहलाता है। कुहासे एवं कोहरों में केवल इतना ही अंतर है कि कुहासे कोहरों की अपेक्षा नमी अधिक होती है, तो इनमें नमी की मात्रा ज़्यादा पाई जाएगी। कुहासा पहाड़ों पर अधिक पाए जाते हैं। ये देखिए पर्वतों पर, देहरादून की साइड आप जाएंगे तो भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। क्योंकि ऊपर उड़ती हुई गर्म हवा ढाल पर ठंडी सतह के संपर्क में आती है और कुहारे कुहासों की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म होते हैं तथा जहाँ गर्म हवा की धारा ठंडी हवा के संपर्क में आती है वहाँ ये प्रबल होते हैं। कोहरे छोटे बादल होते हैं जिसमें धूल कण, धुएं के कण तथा नमक के कण होते हुए यहाँ पे पाए जाते हैं। केंद्रकों के चारों ओर संघनन की क्रिया होती है, तो जो भी छोटे छोटे केंद्रक होंगे जल वाष्प की धूल कणों के छोटे केंद्रों के बाहर की तरफ जल वाष्प की अवस्था पाई जाती है और यही जल वाष्प की अवस्था इन धूल कणों के साथ संपर्क में आती है तो संघनन की घटना को घटित करती है, जिसमें कोहरों का निर्माण होता है, कुहासों का निर्माण होता है। और कुहासे जो आपके पर्वतीय क्षेत्र में आपको देखने को मिल सकते हैं। अब है बादल। बादलों का जो प्रकार है या हम ये कह सकते हैं संघनन के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं या संघनन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है बादल का निर्माण। तो बादल के प्रकार कैसे होते हैं? बादल पानी की छोटी बूंदें या बर्फ के छोटे रवों की सहती होती हैं जो कि पर्याप्त ऊंचाई पर स्वतंत्र हवा में जल वाष्प के संघनन के कारण बनते हैं। चूंकि बादल का निर्माण पृथ्वी की सतह से कुछ ही ऊंचाई पर होता है इसलिए ये विभिन्न आकारों के भी होते हैं। इनकी ऊंचाई, विस्तार, घनत्व तथा पारदर्शिता या अपारदर्शिता के आधार पर बादलों को 4 रूपों में वर्गीकृत किया जाता है। तो ये हमारे जहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, बादलों के प्रकार कितने हैं? पक्षाभ मेघ, कपासी मेघ, स्तरी मेघ या वर्षा मेघ। तो ये हमारे बादलों के 4 प्रकार हैं। पक्षाभ मेघ क्या होंगे? पक्षाभ मेघों का निर्माण 8000 से 12000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। ये पतले या बिखरे हुए सबसे ऊंचे बादल हैं। जब भी आप आसमान में अभी देखते हैं वही बादल आपके पक्षाभ मेघ कहलाते हैं और ये बारिश नहीं करते हैं। इसमें जो है पंखों की समान प्रतीत होते हैं, ये हमेशा सफ़ेद रंग के दिखाई देते हैं। कपासी मेघ सर्वाधिक वर्षा करते हैं और कपासी मेघ रुई के समान दिखाई देते हैं। प्राय 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। सॉरी, किलोमीटर नहीं, मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। ये छितरे तथा इधर उधर बिखरे देखे जा सकते हैं। ये चपटे आधार वाले होते हैं। स्तरी मेघ, जैसे कि नाम से प्रतीत होता है, ये परतदार बादल होते हैं जो कि आकाश के बहुत बड़े भाग पर फैले हुए होते हैं और ये सामान्यतः उष्मा के ह्रास तथा अलग अलग तापमानों पर हवा के आपस में मिश्रित होने से बनते हैं। तो ये हमारे स्तरी मेघ और कपासी मेघ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये देखिए बादलों की अवस्थाएं। वर्षा मेघ, वर्षा मेघ काले या गहरे स्लेटी रंग के होते हैं। ये मध्य स्तरीय या पृथ्वी के सतह के काफ़ी नज़दीक बने होते हैं और सूर्य की किरणों के लिए ये बहुत ही अपारदर्शी होते हैं। कभी कभी बादल इतनी कम ऊंचाई पर होते हैं कि ये सतह को छूते हुए भी प्रतीत होते हैं। वर्षा मेघ मोटे जलवाष्प की आकृति विहीन सहती से उत्पन्न होते हैं। ये चारों मूल रूप से बादल मिलकर निम्नलिखित रूपों से बादलों का निर्माण करते हैं। ऊंचे बादल पक्षाभ स्तरी, पक्षाभ कपासी, मध्य ऊंचाई के बादल स्तरी, मध्य स्तरी तथा मध्य कपासी और कम ऊंचाई वाले आपके स्तरी कपासी, स्तरी वर्षा और मेघ कपासी वर्षा मेघ। तो ये कम ऊंचाई वाले ही ऑब्वियस है कि इनमें जल की मात्रा ज़्यादा रहेगी और ये वर्षा के कारण बनेंगे। अब हम बात करेंगे वर्षण की कि ये वर्षण होते कैसे हैं। तो देखिए वर्षा की जो अवस्था रहती है, वर्षण आप संघनन के बाद की जो घटना होती है वो आपकी वर्षण ही होती है। बादल बन जाते हैं, फिर वर्षण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। स्वतंत्र हवा में लगातार संघनन की प्रक्रिया संघनित कणों के कारण आकार को बड़ा करने में मदद करती है और जब हवा का प्रतिरोध गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध उनको रोकने में असफल हो जाता है तब ये पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं। इसीलिए जल वाष्प के संघनन के बाद नमी के मुक्त होने की अवस्था को ही हम क्या कहेंगे? वर्षण कहेंगे। मैंने आपको इसकी डेफिनेशन भी उसमें समझा दी है। जस्ट अ मिनट। ये देखिए वर्षण आपकी जल के रूप में
ओले के रूप में, और हम ये कह सकते हैं हिम वर्षा भी जिसे हम कहते हैं, और नॉर्मली जल की वर्षा भी यहाँ पे उपस्थित रहती है। जस्ट अ मिनट। यह द्रव्य या ठोस अवस्था में हो सकता है। वर्षण जब पानी के रूप में होता है तो उसे वर्षा कहा जाता है। जब तापमान 0 डिग्री से कम होता है तब वर्षण हिमतुलों के रूप में होता है। तो जब टेम्परेचर आपका 0 डिग्री से माइनस में चला जाएगा तब आपका वहाँ पे वो क्या होगी, जल की बूंदें पहुँचते पहुँचते उस ठंडी हवाओं से हम ये कह सकते हैं उस हवाओं से टकरा कर यहाँ उस हवाओं के प्रभाव की वजह से बर्फ़ का रूप ले लेगी, और इससे हमारे हिमतुल हम इसे कहते हैं, यानी हिम की वर्षा या हिमपात। नमी षटकोणीय रवों के रूप में निर्मुक्त हो जाती है और ये रवे हिमतुलों का निर्माण करते हैं और वर्षा हिमपात के रूप में उत्पन्न होती है, और इसे ही हम सहिमवर्षा या कराकापात भी कहते हैं। यद्यपि कराकापात काफ़ी सीमित मात्रा में होते हैं और समय और क्षेत्र के साथ दृष्टि से यदा कदा ही दिखाई देते हैं। सहिमवृष्टि जमी हुई वर्षा के बूंदे या पिघली हुई बर्फ के पानी की जमी हुई बूंदे हैं। जमाव बिंदु के तापमान के साथ जब वायु की एक परत सतह के नज़दीक आधे जमे हुए परत पर गिरती है तब सहिमवृष्टि होती है। वर्षा की बूंदें जो गर्म हवा से निकलती है तथा नीचे की ओर ठंडी हवा से मिलती है, इसके परिणाम स्वरूप ठोस हो जाती है और सतह पर वर्षा की बूंदों से भी छोटे आकार में बर्फ के रूप में नीचे गिरती है। क्लियर है? हिमपात ये हमारी सहिमवृष्टि है। देखिए गोले के रूप में हमें दिखाई देती है। कभी कभी वर्षा की बूंदें बादल से मुक्त होने के बाद बर्फ के छोटे गोलाकार छोटे ठोस रूपों में प्रवाहित हो जाती है और पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है, जिसे ओला पत्थर भी कहते हैं। ये वर्षा के जल से बनती है तथा ठंडी परतों से गुजरते हुए ओला का रूप ले लेती है, बर्फ को संकेंद्रीय परतों में बदल जाती है। अभी तक जो हमने सारे कॉन्सेप्ट को समझा, अब हम बात करेंगे कि वर्षा के प्रकार एक्यूरेट होते कैसे हैं, इन सारी चीज़ों को, और वर्षा का वितरण किस प्रकार से होता है। आगे आने वाले चीज़ों को हम डिटेल से जब डिस्कस करेंगे तो उन कॉन्सेप्ट को भी हम साथ में लेके चलेंगे। एंड वर्षा के प्रकार जो हैं उसको और वर्षा का वितरण, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट रहेगा। हालांकि बड़े का सारे कॉन्सेप्ट हमने अच्छे से कवर अप कर लिए हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। संघनन की घटना जो घटित होती है उनकी अवस्थाएं बनती हैं। 4 अवस्थाओं में वो अपना कार्य कंप्लीट करती है। एक आपका ओस के रूप में, दूसरा कोहरे के रूप में या कोहसा जिसे हम कहते हैं, तीसरा आपका हम ये कह सकते हैं बादलों के रूप में भी ये घटना घटित होती है। ये जो हमारी अवस्था है। फिर वर्षा मेघ बनते हैं, स्त्री मेघ, पक्षाप मेघ, बादल की घटना। और ये जो संपर्क इसका रहता है, 4 कारण जिसके प्रमुख हम कह सकते हैं, तुषार, ओस, कोहरा, कुहासा और बादल। बादलों से ही 4 प्रकार के बादल बनते हैं। पक्षा भी जिसे हम कह सकते हैं, या कपासी मेघ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्षा मेघ। और इन चारों बादलों की अवस्थाओं में सबसे ज़्यादा जो कम ऊंचाई वाले बादल होते हैं वही वर्षा के कारण बनते हैं। फिर वर्षण की जो हमने अवस्थाएं देखी, एक आपकी जल के रूप में होती है और एक आपकी बर्फ़ के रूप में होती है। बर्फ़ जब वो ठंडी हवाओं या ठंडी परिसंचरण से गति करती है तो उसके संपर्क में आके वो क्या कर लेती है, अपने जल क्षेत्रों को बर्फ़ में बदल देती है। जब आपका 0 डिग्री से तापमान कम होता है उस अवस्था में वो गोले के रूप में या ओले के रूप में हमें दिखाई देती है। तो ये अवस्थाएँ थी वर्षण की। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। हम एक एक पॉइंट्स को रिलेट करके पढ़ रहे हैं, पूरे पैराग्राफ में आपके सामने स्टडी कर रही हूँ। आई थिंक कोई चीज़ हम मिस नहीं कर रहे हैं, हम चीज़ों को बहुत ही डिटेल से कर रहे हैं। कोई शॉर्टकट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट होता ही नहीं है। सो मिलते हैं हम हमारे ऐसी एनर्जी के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से स्टडी करिए, और कुछ भी डाउट है तो शेयर करते रहिए। टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय।